हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी एजुकेट। और आज हम करेंगे इंग्लिश पैडागोजी की क्वेश्चन सीरीज में अपनी पांचवी वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि आपके सीटेट जुलाई 2020 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इन टॉप 10 क्वेश्चंस को पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप फेसबुक या टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वहीं मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्योंकि इंग्लिश पैडागोजी है। इंग्लिश जिन लोगों ने सब्जेक्ट ले रखा है तो मैं उनके लिए बता देता हूँ कि पैटर्न क्या रहता है इंग्लिश के आने का। देखिए, इंग्लिश जो होता है आपका 15 नंबर की पैडागोजी आती है और 15 नंबर में आपके दो पैसेज पूछे जाते हैं। अब वो दो पैसेज में 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन 15 क्वेश्चंस में ये मानकर चलिए आप नो क्वेश्चन तो आपके उस पर्टिकुलर पैसेज में से ही आते हैं, यानी आपको उसे ढूंढ के और समझ के करने होते हैं। और 6 क्वेश्चन सिर्फ ग्रामर में से आते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ग्रामर वहां पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब उस ग्रामर में भी आपके 4 तो आपके सिनोनियम और एंटोनियम ही आते हैं, जिसका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 नंबर में आप कह सकते हैं कि ग्रामर पूछी जाती है सीटेट के अंदर। तो आप बेसिकली ग्रामर पर इतना जोर नहीं देंगे सीटेट के लिए। आपको अपने सिनोनियम बहुत अच्छे करने होंगे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा करना होगा। और पैडागोजी तो बिल्कुल मस्ट है, जो सबसे ज्यादा नंबर की इंग्लिश में पूछी जाती है। तो चलिए हम पैडागोजी की ही क्लास ले रहे हैं। तो इसमें पैडागोजी के ही टॉप 10 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से ही लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने उठाए हैं और बहुत अलग हैं, जो कि बेसिकली बच्चे इसमें ज्यादातर गलती बच्चों ने की है। थोड़े हार्ड क्वेश्चंस हैं, थोड़े लो लेवल के भी हैं, सभी तरीके के हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस हैं ये जो मैंने आपको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने। यूजिंग रेलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग। यानी ये जो रेलिया वर्ड है ये अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा अनोखा वर्ड है, जो कि बच्चे बहुत ही कम सुनने को इसे मिलता है। तो ये क्या करता है, इसका क्या काम है? रियल लाइफ सिचुएशंस टू कम्युनिकेट, यानी हम बच्चे को रियल लाइफ सिचुएशन में डाल दें ताकि वो फिर वो कम्युनिकेट करे। रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड्स, यानी हम पढ़ाते समय जो टीचिंग एड्स हैं हमारे, तो वहां पे वो रियल ऑब्जेक्ट सामने रखें फिर बच्चों को पढ़ाएं। रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स फॉर द लर्नर्स, रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए हमारे पास, यानी रियलिस्टिक का मतलब जो रियलिटी से हमारी लाइफ से रिलेटेड हो वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, और टारगेट्स भी हमारे और रियलिस्टिक होने चाहिए फॉर द लर्नर्स। रियल लेवल ऑफ चाइल्ड्स लर्निंग टू द नॉलेज ऑफ पेरेंट्स, रियल लेवल यानी बच्चे का जो होना चाहिए वो रियल लेवल्स ऑफ लर्निंग होना चाहिए, और ये नॉलेज पेरेंट्स को जरूर होनी चाहिए। कि ये इसका मीनिंग है। तो देखिए, रेलिया का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली रेलिया जो होता है, जब टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, बेसिकली छोटी क्लासेस के लिए होता है, ये प्राइमरी क्लासेस के लिए होता है। तो जब टीचर पढ़ाता है तो पढ़ाते वक्त वो रियल ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करता है। रियल ऑब्जेक्ट्स का मतलब, अगर बच्चा फॉर एग्जांपल मैथ्स पढ़ा रहा है टीचर, तो मैथ्स पढ़ाते में उसे सर्कल बताना है कि सर्कल क्या होता है। फॉर एग्जांपल उसने प्लेट उठाई और प्लेट बच्चों को दिखाई, तो बच्चे उसका जवाब देते हैं कि हाँ ये सर्कल शेप में है। ठीक है। फिर उसने कोई ट्राइंगल जैसी शेप का कोई उठाया, या फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल का एक चिप्स ही उसने उठाया और बोला ये किस एंगल में है, तो वो रियल ऑब्जेक्ट्स उठाकर जो बच्चे टीचर पढ़ा रहा है और वो फिर उससे सवाल कर रहा है, उससे क्वेश्चंस कर रहा है, वो उसका जवाब दे रहा है रियल ऑब्जेक्ट्स को देखकर, तो इसे ही हम बोलते हैं कि रेलिया। तो हम बेसिकली ऑप्शन बी के अंदर इन्होंने दे रखा है रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड्स, यानी ये टीचिंग एड्स जो होते हैं हमारे पढ़ाने के सहायक जो होते हैं, इनमें हम रियल ऑब्जेक्ट्स का जब इस्तेमाल करते हैं तो इस चीज को हम बोलते हैं रेलिया। तो हम इसमें ऑप्शन बी लगा देंगे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास फर्स्ट, यानी टेक्स्ट बुक है फर्स्ट क्लास की, स्टार्ट्स विद पिक्चर्स पोएम्स एंड स्टोरीज एंड्स विद अल्फाबेट्स इन द एंड। यानी एक टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की जिसमें पहले पिक्चर्स आती हैं, फिर पोएम्स आती हैं, फिर स्टोरीज आती हैं, फिर बाद में सबसे क्या आता है, अल्फाबेट्स आते हैं। Which approach does this kind of arrangement reflect in language pedagogy? यानी वो कौन सी अप्रोच का इस्तेमाल हो रहा है ऐसा टेक्स्ट बुक में लिखने के बाद।
क्या वो एक्लेक्टिक अप्रोच का इस्तेमाल है, बॉटम अप है, या टॉप डाउन है, या लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच है। तो देखिए ये अप्रोच अब हमारी जो कहलाती है ये टॉप डाउन अप्रोच कहलाती है। अब ये टॉप डाउन अप्रोच किस लिए? देखिए टॉप डाउन अप्रोच ऐसा होता है जब बच्चे को पूरा कॉन्टेक्स्ट हम बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पूरी पोयम पढ़ा दी, उसका मीनिंग भी समझा दिया अच्छे से, उसका थीम भी बता दिया पोयम का, ये स्टोरी का पूरा सब बता दिया। उसके बाद वो आपसे वोकैब्युलरी पूछ रहा है कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो ये टॉप से चल रहा है, यानी पहले टीचर सारी चीजें समझा देगा फिर आपसे क्वेश्चन करेगा। इसे टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। टीचर से शुरू होता है फिर बच्चे पर आता है। बॉटम अप्रोच जो होता है वो बच्चे से शुरुआत होता है, यानी बच्चे को वर्ड्स दे दिए जाते हैं, अब वर्ड से ही वो उसका रियल मीनिंग निकालता है। रियल क्या उसका निकल सकता है, क्या उसका सेंस निकल सकता है, वो इस्तेमाल होता है। यानी पहले अल्फाबेट्स आते हैं फिर पोएम्स आती हैं, ये बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है, तो ये टॉप डाउन अप्रोच कहलाती है पढ़ाने की, यानी पहले आप उसे समझाएंगे, कॉन्टेक्स्ट बताएंगे, फिर उससे उसी के बारे में आपसे क्वेश्चंस किया जाएगा। तो इसी अप्रोच को टॉप डाउन अप्रोच कह लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while checking the notebooks the teacher observed that a child has repeatedly made some errors in writing such as reverse image b to d and m to w. The child is showing the signs of, यानी सिंपल सी बात है, एक बच्चा है जो लिखने में b को d लिख देता है और m को उल्टा कर देता है, w कर देता है। तो ये क्या है? लर्निंग प्रेफरेंस है। लर्निंग प्रेफरेंस भाई मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, मेरी मर्जी मेरी प्रेफरेंस है, क्या इसका ऑप्शन ये है? लर्निंग स्टाइल, भाई मेरा स्टाइल ही ऐसा है, मैं बी को डी की तरह लिखूं, तुम्हें क्या मतलब? एम को मैं उल्टा कर दूं, तुम्हें क्या मतलब? समझना है समझ लो, ऐसा है। लर्निंग डिसेबिलिटी, क्या ये इसकी एक बीमारी है लर्निंग, यानी कोई कठिनाई है, डिफिकल्टी है? या फिर लर्निंग डिफरेंसेस, या फिर लर्निंग डिफरेंसेस है, यानी वो कोई बच्चा किसी तरीके से सीखता है, कोई बच्चा किसी तरीके से सीखता है। तो ये एक बीमारी है, ये एक डिसेबिलिटी है। या आपने डिसेबिलिटी चाहे उस तारे ज़मीन में मूवी देखी होगी, जिसमें वो बच्चा 8 लिखने से बहुत घबराता है और उस 8 को पत कभी कुछ बना देता है, कभी कुछ बनाता है, तो फिर देन आमिर खान उसे इतना बड़ा 8 बना कर देता है, तो फिर उसे और छोटा करता है, फिर उसे और छोटा करता है। ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जो बच्चा समझ नहीं पाता कि भाई ये बी ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, एम को ऐसे लिखूं या इसको उल्टा कर दूं, वो कंफ्यूज हो जाता है इन सिमिलर वर्ड्स के अंदर। तो ये इसकी एक डिसेबिलिटी होती है, तो बच्चे की डिसेबिलिटी है ये, तो लर्निंग डिसेबिलिटी हम इसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A teacher is telling a story with actions and gestures to class 30 students. After this, she asked them to draw pictures on the story in groups. What do you think she asked them to draw pictures on this story? यानी बेसिकली एक टीचर है जो स्टोरी सुना रहा है, स्टोरी सुनाते सुनाते वो एक्शंस भी कर रहा है, जेस्चर्स भी दिखा रहा है। यानी जैसे बच्चों को हम स्टोरीज बनाते हैं, वो वहां गया, फिर उसने इसे ऐसे मारा, फिर उसने उसको ये करा, फिर उसने उसे संभाला, फिर उसने उससे प्यार किया। तो ये सारी की सारी चीजें जब हम एक्शंस और जेस्चर्स के बताते हैं, और फिर टीचर बोलता है कि अब आपको ये कैरेक्टर्स की पिक्चर्स बनानी है। तो टीचर क्या जानना चाहता है? क्या वो जानना चाहता है शी वांटेड टू असेस देयर कलरिंग एंड ड्राइंग स्किल्स? क्या वो उनकी कलरिंग और ड्राइंग स्किल्स जानना चाहती है? या शी हैड कंप्लीटेड हर लेसन एज पर लेसन प्लान सो शी इंगेज देम इन ड्राइंग? क्या वो उसका लेसन प्लान का हिस्सा था कि भाई ऐसा करना, तो वो इसलिए ऐसा कर रही थी? शी वांटेड टू असेस देयर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टोरी, वो चाहती थी कि बच्चे उस एसेस करना चाहते थे कि बच्चे ने कहानी को कितना समझा। शी वांटेड टू सी द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन वाइल ड्राइंग, वो बच्चों में पार्टिसिपेशन कराना चाहती थी ड्राइंग का। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, शी वांटेड टू असेस देयर कलरिंग एंड ड्राइंग स्किल्स, क्योंकि अगर कलरिंग और ड्राइंग स्किल्स का ही कंपटीशन या उसका स्किल जानने थे, तो वहां पर उसे कोई स्टोरी सुनाने की जरूरत नहीं थी। वो बेसिकली कह देती कि भाई आपको इस तरीके से बनाना है। अगर आप कभी भी ड्राइंग का देखते हैं, तो वो एक कला होती है बनाने की, उसमें आपको स्टोरी सुनाने की जरूरत नहीं होती। फिर यह है कि उसका लेसन प्लान में था, दूसरा ऑप्शन ये है कि लेसन प्लान में था इसलिए बना दिया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत ही बेकार टीचर की निशानी है। शी वांटेड टू असेस द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टोरी, ये बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, क्योंकि वो चाहती थी कि ये जो मैंने जेस्चर्स का इस्तेमाल किया है, मैं एक्शंस का इस्तेमाल कर रही हूँ, बच्चा इन्हें समझ भी पा रहा है, बच्चा इमेजिनेशन कर भी पा रहा है या नहीं। तो वो जानना चाहती थी कि बच्चे कितना इमेजिनेशन करना, और फिर वो इसी इमेजिनेशन को वो वो चाहती थी कि भाई वो ड्राइंग में लिखे, तो उससे पता लगता है कि बच्चा किस तरीके से कहानी को ले रहा था, किस तरीके से कहानी की इमेजिनेशन उसके दिमाग में चल रही थी। तो टीचर ये जानने के लिए ही उससे ड्रॉ करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज रिसोर्स सो दैट, यानी मल्टीलिंगुअल नेचर है क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, क्योंकि मुझे खुद पता है जब मैंने बीएड किया था तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टेट्स के लोग हमारे साथ पढ़ते थे, तो उनकी लैंग्वेज बोलने का तरीका अलग था। वो कुछ इलाहाबाद से आते थे, कुछ बनारस के थे, मतलब ऐसे ही जगह जब कुछ लखनऊ के थे, कुछ दिल्ली के थे, मेरठ में आते थे। तो हम बेसिकली देखते थे बहुत बहुत सारी लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते थे। कुछ जाट लोग आते थे, उनकी अलग लैंग्वेज होती थी। तो बेसिकली हम बहुत सारी लैंग्वेज होती थी क्लास के अंदर, अलग अलग तरीके से लोग बोलते थे, तो मल्टीलिंगुअल थी लैंग्वेज। कोई भदोही से आया हुआ था। तो मल्टीलिंगुअल नेचर जो हो जाता है इंडिया में, ये बहुत बेसिकली बहुत ही ऐसी कहानी है कि जहाँ पर आप समझते हैं कि बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। हर 20 किलोमीटर पर लैंग्वेज का चेंज होना हमारे यहाँ बहुत पॉसिबल और बहुत ही नॉर्मल बात है। तो अगर ऐसी क्लास हमारे पास आ जाती है तो इसे हमें एज अ रिसोर्स लेना चाहिए कि एज अ रिसोर्स, यानी ये एक हमारा एक समझ लीजिए एक फायदा है, इससे फायदा मिलेगा हमें। हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? ताकि एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, एवरी चाइल्ड लर्न्स एट द सेम पेस, यानी हर एक बच्चा जो है वो एक ही गति से सीखे। चिल्ड्रन कैन मेनी लर्न मैनी लैंग्वेज, चिल्ड्रन बहुत सारी एक दूसरे से लैंग्वेज सीख सकते हैं। द टीचर डेवलप्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, या फिर टीचर जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डेवलप करता है। तो देखिए बात यह है कि इसने बोला कि रिसोर्स है, एज अ रिसोर्स हम इसे रिसोर्स मानते हैं। क्यों मानते हैं इसे रिसोर्स? क्योंकि इसलिए ताकि हर एक बच्चा अपने आप को फील सिक्योर करे, एक्सेप्टेड सिक्योर करे। ये इसलिए होता है क्योंकि देखो हम ये देखते हैं जो दूसरी लैंग्वेज से जो बोलते हैं तो हम उसे ऐसा बोलते हैं कि ये लोग पराए हैं। तो हमें ऐसे इसे एज अ रिसोर्स लेना चाहिए। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये लोग पराए, बल्कि हम ये कहते हैं कि इनकी वजह से हमें एक नई लैंग्वेज सीखने को मिल रही है। तो फिर जब वो दूसरा बच्चा इस बात को देखता है कि मेरी लैंग्वेज की बहुत इज्जत हो रही है और मेरी लैंग्वेज को लोग पसंद कर रहे हैं और उसका क्लास के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है, मेरी मदर लैंग्वेज का इस्तेमाल क्लास के अंदर किया जा रहा है, टीचर भी इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो बच्चा अपने आप में फील बहुत ही सिक्योर फील करता है और कहता है यार इन्होंने मुझे बड़ा एक्सेप्ट कर लिया, बड़ा अच्छा माहौल है क्लास का। तो ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर गिव्स अ टास्क ऑफ डायलॉग कंप्लीशन टू क्लास 5th स्टूडेंट्स, द रोल ऑफ दिस टास्क इन लैंग्वेज लर्निंग विल बी, यानी एक टीचर है तो डायलॉग कंप्लीशन करवा रहा है कि एक ये डायलॉग बोलना है तो अब आपको ये डायलॉग बोलना है, या टीचर कोई डायलॉग बोले तो इसे कंप्लीट कीजिए। तो ये क्या कर रहा है? टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स यानी स्ट्रक्चर्स बनाना सिखा रहा है। द सेपरेशन ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, वो स्पोकन लैंग्वेज को और रिटन लैंग्वेज को सेपरेट कर रहा है, अलग अलग करना चाह रहा है। टू फैसिलिटेट कॉन्वर्जेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फॉर्मुलिक एक्सप्रेशंस, वो कॉन्वर्सेशन को फैसिलिटेट कर रहा है कि पर्टिकुलर लैंग्वेज देके उसकी प्रैक्टिस करा के फॉर्मूले के एक्सप्रेशन बता के। या फिर ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड फ्रिक्वेंट फीडबैक ओनली ऑन ग्रामेटिकल एरर्स। जब भी देखो ऑप्शन में पैडागोजी में कहीं पे भी ओनली आ जाए ना तो वो ऑप्शन सही नहीं हो सकता। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऐसा ही होता है पैडागोजी में। अगर आपका कहीं ओनली लिखा आ जाए या सिर्फ लिखा आ जाए तो वो बेसिकली ऑप्शन सही नहीं होता, तो डी को तो हम यहीं छोड़ देंगे। अब बेसिकली देखो कंप्लीशन हो रहा है, डायलॉग कंप्लीशन हो रहा है, तो मैं एक बात बताता हूँ कि जब हम डायलॉग क्लोज टेस्ट आपने सुना होगा, क्लोज टेस्ट में भी हम डायलॉग कंप्लीट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज है मान लीजिए, वो इंग्लिश लैंग्वेज हम फॉर्मूले के हिसाब से तो करते हैं कि हमें पता है कि अगर यहाँ पे प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब ही लगेगी, तो ये भी फॉर्मूलिक एक्सप्रेशंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्वर्जेशन जो है फैसिलिटेट होता है गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस, यानी फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक लैंग्वेज का मतलब यह है कोई एक स्पेसिफिक विशेष भाषा, जैसे हमने इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश भाषा को हम फॉर्मूले के हिसाब से ही तो कॉन्वर्जेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कॉन्वर्जेशन को कंप्लीट करेंगे जब तक हम उसमें फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। फॉर्मूला क्या भाई, जो भी जैसे इंग्लिश का एक अपना फॉर्मूला होता है कि आप सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी उसके साथ, और अगर आपका प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगी उसके साथ। हिंदी में भी यही होता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज अपना फॉर्मूले के हिसाब से वो कंप्लीट करेगा डायलॉग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंट रिच एनवायरनमेंट? प्रिंट रिच एनवायरनमेंट क्या होता है? प्रिंट यानी छपा हुआ, रिच एनवायरनमेंट यानी उसकी भरपूर प्रचुरता,
यानी पर्यावरण ऐसा होना चाहिए जहाँ पे प्रिंट हो हमेशा। क्लासेस में कोटेशंस लिखी हुई हैं, पोएम्स लिखी हुई हैं, स्टोरीज लिखी हुई हैं, ठीक है। बहुत बहुत सारी चीज़ें, कैलेंडर लगे हुए हैं, पोस्टर्स हैं, पिक्चर्स हैं, जो क्लासरूम में, पूरे स्कूल में, स्कूल की गैलरी में, सब जगह लगे हुए हैं। तो इसको बोलते हैं प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। अच्छा, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, या इसके लिए कंडीशन क्या ज़रूरी नहीं है, नहीं है वो। It consists of context-based relevant material for children such as pictures, rhymes and stories। हाँ, ये बात होती है कि इस print rich environment में क्या होता है कि भाई बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट होता है, जो कि पिक्चर्स की फॉर्म में, राइम्स की फॉर्म में, स्टोरीज के फॉर्म में होता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। वंस द मटेरियल इज पेस्टेड ऑन द वॉल्स इट शुड नॉट बी रिमूव्ड फॉर द होल सेशन। यानी एक बार अगर कहीं पे पोस्टर छप गया तो पूरे सेशन में वो हट नहीं सकता। ये तो खैर प्रिंट रिच एनवायरनमेंट की कंडीशन नहीं हो सकती, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यही ऑप्शन सही होगा। ये इसकी कंडीशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये को तो कोई बात नहीं है कि एक बार कहीं पोस्टर लग गया तो दोबारा वो दूसरा नहीं लग सकता जब तक कोई दूसरा सेशन नहीं आएगा। ये इसकी कोई कंडीशन नहीं है, आप पोस्टर हटा के दूसरा पोस्टर लगा सकते हैं आराम से। फिर तीसरा ऑप्शन इन्होंने दे रखा है पोस्टर्स पिक्चर्स पोस्टर्स गिव चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट थिंग्स पर्सन्स एंड हैपनिंग्स। ये सही सी बात है, जब अगर स्वामी विवेकानंद का पोस्टर लगा देंगे तो बच्चे उसके बारे में बात करेंगे, तो ये भी बहुत अच्छी, ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रिंट रिच मीडिया की, फायदा समझ सकते हैं आप इसे। इंकरेज चिल्ड्रन टू क्रिएट देयर ऑन पोएम्स, पोस्टर्स, स्टोरीज। बिल्कुल ठीक। आप जब कोटेशंस पढ़ते हो, लगातार कोटेशंस पढ़ना चाहते हो, तो आपका खुद का मन भी करता है यार हम भी कोई एक पोएम लिखें, उसे देख के उसे उससे इंस्पिरेशन लेके, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसकी कंडीशन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन। यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो लिटरेचर की फॉर्म नहीं है? पिक्चर्स बुक्स, थीसॉर्स, मिथ्स, लेजेंड्स, टेल्स ऑफ हीरोज ऑफ स्टोरीज। लिटरेचर क्या होता है? देखो पिक्चर्स बुक्स जो होती हैं उसमें भी लिटरेचर होता है, कहानी साहित्य बताया जाता है। मिथ्स और लेजेंड्स, यानी मिथ्स जो होती है, मिथोलॉजी होती है, कहानियाँ, लेजेंड्स की कहानियाँ पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो मिथ्स पढ़ रहे हैं, यानी जैसे हमने रामायण पढ़ ली। लेजेंड्स उसमें वही राम को पढ़ लिया। टेल्स ऑफ हीरोज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के हीरोज को पढ़ लिया, ठीक है, उन्हें पढ़ लिया। लेकिन ये जो थी सोर्स है, एक तो ये नाम ही ऐसा है कि आप अ, समझ ही नहीं पाओगे भाई ये लिखा क्या है। लेकिन अगर आपको ना भी पता हो इसका मीनिंग तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि आप पिक्चर्स बुक्स, मिथ्स, लेजेंड्स एंड टेल्स ऑफ हीरोज को तो जानते हो बच्चा, यही ऑप्शन तो यही होगा। यही नहीं है लिटरेचर की फॉर्म, क्योंकि थीसर जो होती है डिक्शनरी को बोलते हैं। भाई डिक्शनरी होती है ना आपके, जिसके जैसे शब्दकोश बोलते हैं, तो शब्दकोश में लिटरेचर का, लिटरेचर तो होता है, लिटरेचर किसे कहते हैं? साहित्य को, जिसमें कहानियां, निबंध, उपन्यास, पिक्चर्स, राइटिंग होती है। लेकिन किसी डिक्शनरी में साहित्य थोड़ी होता है। तो बस यही ऑप्शन आपका सही होगा, शब्दकोश कोई लिटरेचर फॉर्म नहीं है, बाकी सारी चीजें लिटरेचर फॉर्म में ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड एज, लिटरेचर जो बच्चों के लिए है वो कैसा कंसिडर किया जाता है? एडिशनल बर्डन है, ऑथेंटिक सोर्स है, हिंड्रेंस मटेरियल है, या इंस्पिरेशनल सोर्स है? तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको ज़्यादा देर ना लगे, ऑथेंटिक सोर्स है। क्योंकि यहाँ से जब बच्चा कोई वोकैब सीखता है, अगर किसी लिटरेचर में कोई, किसी राइटर ने कोई वोकैब लिख रखी है, तो आप आंख बंद करके उस पर भरोसा कर सकते हैं कि ये वोकैब बिल्कुल सही यूज हुई है। क्योंकि लिटरेचर में जो राइटर्स होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं इस बात के लिए, तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई ये एक ऑथेंटिक सोर्स है। ऑथेंटिक सोर्स का मतलब ये है, अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, कहीं से भी पढ़ ली, फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक से कुछ पढ़ रहे हैं। अब फेसबुक से तो कोई भी कुछ भी लिख देगा, तो उसका जो लिखने वाले का, राइटर का, वो तो कोई, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि वो राइटर प्रोफेशनल राइटर तो है नहीं। लेकिन जो लिटरेचर में लिखा रहता है वो तो सारे प्रोफेशनल राइटर हैं, तो आप उसे ऑथेंटिक बोल सकते हैं कि हाँ वो ऑथेंटिक रीडिंग है, जिससे बच्चे की रीडिंग एबिलिटी और रीडिंग स्किल्स भी बढ़ेंगे। तो ऑप्शन बी ठीक होगा। देखिए ऑप्शन आगे देखिए, अ टीचर वांट्स टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इन हर क्लास। यानी लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट बनाना चाहती है, यानी भाषा को सिखाने के लिए भाषा वाला एनवायरनमेंट होना चाहिए वहाँ पे। तो वो क्या करना चाहिए? शी शुड एस्टैब्लिश अ लैंग्वेज लैब इन हर क्लास। लैंग्वेज लैब करनी चाहिए, लैंग्वेज लैब बोलते हैं जहाँ पर लैंग्वेज को सिखाया जाता है। मोटिवेट पेरेंट्स टू बाय लैंग्वेज गेम्स एंड एक्टिविटीज। पेरेंट्स को मोटिवेट करें कि भाई इनके लिए लैंग्वेज गेम्स खरीदवाइए और ये एक्टिविटीज करवाइए। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन, नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रन। प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी, यानी उन्हें वो अपॉर्चुनिटी देने चाहिए
जहाँ कहीं भी उन्हें लैंग्वेज सीखने का मौका मिले, जहाँ कहीं भी बच्चे लैंग्वेज को नोटिस करें, तो उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। यानी हर जगह जगह आप ये मान लीजिए, ये पूरे कमरे में हम जगह जगह लैंग्वेज 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 और लैंग्वेज से रिलेटेड सारी चीज़ें छापते हैं, तो बच्चा हर जगह इसे नोटिस करेगा, तो इसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है लैंग्वेज सीखने की। आज से स्टूडेंट्स टू यूज ओनली इंग्लिश, ओनली जहाँ आ गया वो ऑप्शन तो आप चूज ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, उसे चाहे वो हर जहाँ जहाँ नोटिस कर सके हर जगह लैंग्वेज को। तो ये एक लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट कहलाएगा। अब लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट का मतलब यही है, आप क्लास में हर चीज़ लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, पोस्टर्स लैंग्वेज के, पिक्चर्स लैंग्वेज के, बाद आप लैंग्वेज की कर रहे हैं, तो ये बेसिकली कह सकते हैं कि लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट होगा। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि पेपर आपका करीब ही है, एक महीना ही, अब एक महीना भी नहीं है खैर, शायद 5 जुलाई को ही पेपर आपको मानना पड़ेगा कि तभी होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई सीटेट ने अपना कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी तो नहीं किया, तो हम कह नहीं सकते कोई पेपर अब डेट एक्सटेंड होगी। तो आप इसे बिल्कुल इस झमेले में ना पड़ें कि डेट एक्सटेंड होगी, आप अपनी तैयारी 5 जुलाई के ही हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।